बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 अप्रैल है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो अदालत उज़्मा को रेफरेंस भेजा गया था, इस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की हंगामा के समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की ख़ास बात यह रही कि आज की प्रोसीडिंग में जज साहबान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक के दरमियान एक बड़े अहम कानूनी नुक्ते पर अच्छी खासी बहस चलती रही। ये कानूनी नुक्ता क्या था और इस कानूनी और आइनी नुक्ते पर जज साहबान ने क्या सवालात पूछे और उन सवालों का फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को क्या जवाब दिया। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई में आर्टिकल 62(1) के हवाले से फ़ारूक एच नाइक किस किस्म का फार्मूला 5 रुकनी बेंच के सामने रखना चाहते थे, रखने का इरादा रखते थे। और आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने रज़ा रब्बानी से कौन से 2 सवाल पूछे हैं और उन सवालों का रज़ा रब्बानी ने अदालत को क्या जवाब दिया है, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज 1:10 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फ़ारूक एच नाइक ने अपने दलाइल का आगाज़ माजी के बदनाम ज़माना आर्टिकल 58(2)B के साथ किया। नाज़रीन फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि 13वीं तरमीम के ज़रिए ये जो आर्टिकल था 58(2)B जिसके ज़रिए हुकूमतों को गिरा दिया जाता था, इस आर्टिकल को 13वीं तरमीम के ज़रिए आइन से निकाल दिया गया। ये 1997 की जो है वो फ़ारूक एच नाइक बात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ का दौर आता है तो 2002 में LFO के ज़रिए जो आर्टिकल 52A भी था जिसे 1997 में आइनी तरमीम के ज़रिए निकाल दिया गया था, लेकिन मुशर्रफ ने इस आर्टिकल को दोबारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए आइन में शामिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम 2010 में आती है और इस तरमीम के ज़रिए 58(2)B को हमेशा के लिए जो है वो आइन से निकाल दिया गया। इसके बाद नाज़रीन फ़ारूक एच नाइक ने आर्टिकल 63A के हवाले से अपने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा फ़ारूक एच नाइक ने कि 14वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 63A जो कि डिफिक्शन से मुतल्लिक़ था उसे आइन में शामिल किया गया। और फ़ारूक एच नाइक ने बेंच के जज साहबान को बताया कि 1997 में जब ये आर्टिकल आइन में शामिल किया गया तो इसमें पार्टी हेड के जो अख्तियारात थे वो बहुत ज़्यादा वसी थे, यानी किसी भी मामले के ऊपर जो रुकने पार्लिमान है वो पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़, पार्टी के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वोट डाल ही नहीं सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि 2002 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ये जो पार्टी हेड के अख्तियारात थे इसमें कमी कर दी गई। और फिर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के ज़रिए इस आर्टिकल को मज़ीद जमहूरी बना दिया गया। और फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले डिफिक्शन से मुतल्लिक़ पार्टी हेड का जो भी फ़ैसला होता था उसमें अदालतों का कोई अख्तियार नहीं था, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार नहीं था। लेकिन 18वीं तरमीम के ज़रिए इसमें जो तरमीम की गई उसमें इलेक्शन कमीशन का अख्तियार भी शामिल कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील का हक भी दे दिया गया है। इसके बाद फ़ारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि ये जो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भेजा है, यहाँ पर तो इस रेफरेंस के ज़रिए आर्टिकल 63A को मुकम्मल तौर पर तशरीह के लिए चैलेंज ही नहीं किया गया। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो सवालात अदालत के सामने उठाए गए हैं ये तमाम के तमाम सवालात आर्टिकल 63A की जो ज़ैली शिक है, जो ज़ैली आर्टिकल 4 है उससे मुतल्लिक़ है। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान अदालत के सामने दलाइल दे के गए थे वो तमाम के तमाम दलाइल जो है वो अखलाकियात की बुनियाद पे थे। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि पाकिस्तान में जो अखलाकियात है वो बड़ी मुख्तलिफ है, यानी उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अपनी अखलाकियात है, अंग्रेज़ों की अपनी अखलाकियात है। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों का आप हशर देख लें, हाल देख लें कि रोज़ाना अदालतों में झूठ बोला जाता है, झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ की बात करें, अंग्रेज़ की अखलाकियात की बात करें तो अंग्रेज़ को अगर अपने भाई के ख़िलाफ़ भी गवाही देना पड़े तो वो झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि अदालतों के अंदर तो झूठ बोलने का मगरब में तसव्वुर भी नहीं किया जाता। इसके बाद जैसे इजाज़ुल एहसन ने उनसे ये सवाल पूछा कि आर्टिकल जो 62(1)F है इसका जो मयार है इसमें तो जो नाहली की मियाद है वो तो नहीं दी गई थी, इस नाहली की मियाद की जो तशरीह है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और फिर चीफ जस्टिस ने उनसे ये पूछा, रिमार्क दिए कि क्या जो नाहली है ये कोई मामूली बात है। आर्टिकल 63A की जो शिक 4 है इसमें 4 मौक़ों के ऊपर जो अरकान पार्लिमान है उनकी वफ़ादारी को जो है वो मशरूत कर दिया गया है। चीफ साहब ने कहा कि वफ़ादारी बुनियादी आइनी असूल है। 63A का मकसद यही था कि जो अरकान पार्लिमान है उनकी वफ़ादारियों को यकीनी बनाया जा सके। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल कहा कि पार्टी टिकट पर जो शख्स इलेक्शन लड़के आता है, जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराता है तो वो टिकट के अंदर ये हल्फ उठाता है
ये ओथ उठाता है कि वो पार्टी डायरेक्शन जो है, पार्टी जो पॉलिसी है उसको फॉलो करेगा। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि पासदारी अगर वो नहीं करेगा तो ये तो फिर उसकी बेईमानी होगी, जो उसने हल्फ उठाया है उससे भी वो रूगर्दानी करेगा। तो वो जो हल्फ उठाता है कि फ़लाँ फ़लाँ पार्टी से मैं वाबस्ता हूँ, तो ये तो फिर एक तरीके से अगर वो इनराफ़ करेगा तो अपने हल्फ से भी रूगर्दानी करेगा, और जब वो रुकने असम्बली बनता है तब भी वो आइन के दिफा का, आइन को प्रोटेक्ट करने का, आइन को प्रिजर्व करने का हल्फ उठाता है। तो इस तरीके से ये उसकी दूसरी वायलेशन भी हो सकती है। जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो आर्टिकल 63A है वो रुकने पार्लिमान को, पार्टी को जो हेड है उसका ग़ुलाम नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि अगर कोई इनहराफ करेगा पार्टी डायरेक्शन से तो आइन के अंदर आर्टिकल 63 के अंदर उसकी सज़ा भी बता दी गई है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालती फ़ैसलों में ये जो डिफिक्शन है इसे नासूर और कैंसर कहा गया है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि कैंसर क्या होता है? कैंसर वो होता है जब आपके जिस्म के अंदर जो आपके सेल होते हैं, जो आपके खुलिये होते हैं, वो बॉडी के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब जो पार्लिमानी सियासत के अंदर सियासी जो जमात है वो एक लाजमी उनसर है, तो जब सियासी जमात के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर पार्लिमानी सियासत जो है वो किस तरीके से पनप पाएगी। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि किसी ने अगर इनराफ़ करना है, पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना, कोई इख्तलाफ मौजूद है तो वो इस्तीफ़ा दे दे और दोबारा इलेक्शन लड़ के आ जाए। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो नताइज हैं डिफेक्शन करने के, जब वो आइन में दे दिए गए हैं तो फिर ये हक़ है उस रुकने पार्लिमान का कि वो इस्तीफ़ा दे दे या फिर डिफेक्शन के ज़रिए अपनी सीट से जो है वो डी सीट हो जाए। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि आर्टिकल जो 63 है, जो 62 है और जो 63A है, ये एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं, इन्हें एक साथ पढ़ना होगा। लेकिन फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो आर्टिकल 62 है, जिसमें आर्टिकल 62(1)F भी है, ये क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक है, ये इलेक्शन से पहले से क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है। लेकिन जो आर्टिकल 63A का मामला है इसका क्वालिफ़िकेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका जो राब्ता बनता है, जो लिंक बनता है वो डिसक्वालिफ़िकेशन के साथ है। फिर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो सादिक और अमीन की बात की जाती है, सादिक और अमीन का जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 63A में किसी जगह नहीं दिया गया। आर्टिकल 63A में सादिक की बात नहीं की गई, उसमें अमीन की बात नहीं की गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉयल्टी की बात की जा रही है, कि वफ़ादारी की बात की जा रही है, कि अरकान पार्लिमान की जो लॉयल्टी होती है वो अपनी पार्टी के साथ होती है, तो आर्टिकल 62(1)F में किसी किस्म की लॉयल्टी का भी जिक्र नहीं किया गया। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि बेवफाई में और बेईमानी में फ़र्क क्या है, ये भी आप वाज़े कर दें। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 63A उस पर लागू होता है जो इनराफ़ करता है। और फिर उन्होंने एक रिवर्स केमिस्ट्री जो है, एक रिवर्स सवाल जो है वो फ़ारूक एच नाइक के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं और जो वज़ीर आज़म की जो अक्सरियत है वो एक वोट की हो, लेकिन जैसे ही एतमाद का वोट लेने का सदर कहते हैं तो पार्टी के दो लोग जो हैं, डायरेक्शन आती है कि आपने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देना है, लेकिन दो बंदे इस बात को फॉलो नहीं करते और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। और ऐसे मुश्किल वक्त के ऊपर जब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना है, एक वोट की उन्हें अक्सरियत हासिल है, दो लोग जो है इस्तीफ़ा दे जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या उन इस्तीफ़ा देने वाले लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि उनकी वफ़ादारी थी, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं दिया, तो क्या उन पर ताहयात नाहली का इतलाक़ होगा? जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि अगर कोई इस्तीफ़ा देगा तो वो इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन लड़के वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इनाफ़ करेगा तो उसे अपनी पार्टी से डी सीट होना पड़ेगा। उसे यानी उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो रिज़ाइन कर दे, बल्कि उसे ऑटोमेटिकली जो है वो सीट से डी सीट कर दिया जाएगा। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रुकन बनते हुए तो वो हल्फ उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूँगा, आइन को प्रिजर्व करूँगा, तो क्या ऐसे मुनर्रफ अरकान के ऊपर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ नहीं होगा? क्या ये मामला आर्टिकल 62(1)F के अंदर फॉल नहीं करेगा? जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F इलेक्शन से पहले का मामला है, यहाँ पर तो आर्टिकल 63A की बात की जा रही है जो कि इनराफ़ से मुतल्लिक है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि जो आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 है, ये कोई ऐसी आग की दीवार नहीं जिसको अबूर ना किया जा सके। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि अगर आपने बेवफाई की है तो ये बेईमानी भी है, तो आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ हो जाएगा। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि झूठ बोलने में बेईमानी का एलिमेंट आता है, लेकिन अगर वो पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो इसमें बेईमानी कहाँ से आ गई? ये तो बेवफाई हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 62(1)F में बेवफाई का कहीं जिक्र नहीं किया गया। और फ़ारूक एच नाइक ने नवाज शरीफ केस का हवाला दिया कि नवाज शरीफ को जो पनामा केस में नाहल किया गया वो नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी करने पर, झूठ बोलने पर नाहल किया गया और 62(1)F का इतलाक़ हुआ। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले जब जो एक डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ का जो बात है वो नहीं शामिल की गई थी, तो उससे पहले जो आरओ होते थे वो दुआए कनूत ना सुनाने पर भी जो उम्मीदवार होते थे उन्हें नाहल कर देते थे। और फिर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि यहाँ पर कोई बादशाह तो नहीं,
मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, बादशाही निज़ाम में बादशाहत में जो है वो अरकान की जो वफादारी होती है उसको वो दरकार होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बदनीयती पर कोई नाहिल होता है, बदनीयती पर या बेवफाई पर कोई नाहिल होता है, बेईमानी पर कोई नाहिल होता है, तो फिर वो अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं रोस्टम छोड़ दूँगा, आप आइन के अंदर ऐसी कोई बात दिखा दें कि जहाँ पर ऐसी बात लिखी हो कि बदनीयती के ऊपर या अपना बेईमानी के ऊपर कोई नाहिल होगा तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसी कोई बात मुझे अगर दिखा दे, मैं रोस्टम छोड़ दूँगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि अगर इनहराफ को बेईमानी मान भी लें तो तब भी जो रुकन होगा, मुनर्रिफ जो रुकन होगा, वो डी सीट होगा। अवाम इसका फैसला करेगी कि आया कि उसे दोबारा पार्लिमानी सियासत में लाना है, नहीं लाना। जैसे जाजो ऐसा ने कहा कि नहीं, फैसला उस रास्ते ये नहीं, ये जो फैसला है यानी वो डी सीट हो जाएगा। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ लॉ का डायरेक्शन का जो वर्डिक्ट आएगा, जो फैसला आएगा, वो फिर उस मुनर्रिफ अरकान के अगले इलेक्शन के जो रास्ता है उसमें रुकावट बनेगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि कौन बेईमान है ये कोर्ट ऑफ लॉ तयन करेगी और इसके लिए समरी प्रोसीडिंग होना ज़रूरी है। जिस पर जैसे इजाज़ो ऐसे ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने यहाँ पर यह सवाल पूछा कि जिसको उतनी सज़ा यानी कि जिसको इतनी बड़ी सज़ा देनी है तो क्या उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। जस्टिस इजाज़ो ऐसे ने कहा फारूक एच नाइक से कि आपकी बात हमें समझ आ गई, आप आगे चलें। इसके बाद फारूक एच नाइक ने कहा कि गधे और घोड़े में फ़र्क होना चाहिए। फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उनसे ये पूछा कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है, इसकी तफरीक भी आप बता दें। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर आज़ाद रुकन कोई इलेक्शन जीत के आ जाता है, फिर वो किसी सियासी जमात में शामिल हो जाता है, तो क्या उस पर भी पार्टी डायरेक्शन उसी तरह से इम्पोज होगी जिस तरीके से पार्टी का टिकट होल्डर जो है, जो इलेक्शन जीत के आता है, जिस पर उस तरह से पार्टी डायरेक्शन का इतलाक़ होता है, क्या आज़ाद उम्मीदवार पर भी उसी तरह से पार्टी डायरेक्शन का इतलाक़ होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कितने लोग जो है वो आज़ाद इलेक्शन जीत के आते हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्लिमानी सियासत में आज़ाद उम्मीदवार तो होने ही नहीं चाहिए। फारूक एच नाइक ने कहा कि आप इंग्लैंड देख लें, आप दूसरे ममालिक देख लें, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जीत के आते हैं। फारूक एच नाइक के इस जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उनकी रेशो बहुत कम होती है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इनराफ करने वाले क्या वो अपनी सीट पर वापस आ सकता है, और फिर यही सवाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनसे पूछा फारूक एच नाइक से कि अगर जो मुनर्रिफ रुकन है वो डी सीट हो जाता है, क्या डी सीट होने के बाद वो अगला ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकता है। तो जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकता है। नाज़रीन, इसके बाद फारूक एच नाइक ने जो आर्टिकल 62(1) के हवाले से फार्मूला पेश करना था वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले जो दो सवाल पूछे गए रज़ा रब्बानी से चीफ जस्टिस की जानिब से, एक सवाल ये था कि क्या जो इलेक्शन कमीशन से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा डिफेक्शन के हवाले से, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल ये होगा कि क्या इनराफ किया गया है, नहीं किया गया, इस बात का अदालत तयन करेगी। और फिर दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि क्या पार्टी डायरेक्शन से हट के जो रुकने पार्लिमान है जिसके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया है, क्या उसने पार्टी डायरेक्शन से हट के वोट डाला है या वोट नहीं डाला। इसके बाद नाज़रीन जो अपना चीफ साहब से उन्होंने कहा कि इन दो सवालों के बाद अगर पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया गया है तो अब अदालत जो है किसी चीज़ का तयन जो है वो कर सकती है। ये जो दो सवाल थे, इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि मैं कल इन सवालों का अदालत को जवाब दूंगा, क्योंकि कल फारूक एच नाइक के दलाइल के इख्तिताम के बाद रज़ा रब्बानी अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में फारूक एच नाइक ने आर्टिकल 62(1) के हवाले से एक फार्मूला पेश करना था, लेकिन लगता है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ सवाल जज साहबान ने फारूक एच नाइक से किए हैं, उसके बाद वो फार्मूला पेश करने का जो उनका एक इरादा था वो अपना इरादा भूल गए। उन्होंने हमें बताया था कि आर्टिकल 62(1) के हवाले से मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि जो आपने तशरीह की है कि ताहियात नायल कर दिया गया है, ये तशरीह आप वापस ले लें, और अगर आपने करना है यानी जो हुकूमत कह रही है कि आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ होना चाहिए, तो आप आर्टिकल 62(1) की जो नाहली की मियाद है वो टर्म के लिए कर दें। यानी जिस असम्बली की आप मुंतखब हुए हैं उस असम्बली में अगर आप आर्टिकल 62(1) के नाहल हो जाते हैं तो फिर आप उस असम्बली में दोबारा नहीं आ सकते, अगली असम्बली में आप इलेक्शन जो है वो लड़के दोबारा आ सकते हैं। यानी एक टर्म के लिए आर्टिकल 62(1) की जो नाहली की जो मियाद है वो एक टर्म के लिए कर दी जाए। तो ये नाज़रीन एक ऐसा फार्मूला फारूक एच नाइक बना के लाए थे, अगर वो पेश करते तो ये तमाम जमातों के लिए, तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो सकता था। लेकिन ये फार्मूला आज फारूक एच नाइक ने नहीं पेश किया, लेकिन आज की जो सदारती रेफरेंस पर समाअत थी उसे कल तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।